क्या सोच रहे हो? रहमान साहब ने इसे बगौर देखते हुए दरियाफ्त किया। जी, वो संभल कर बोला, मैं दरअसल मैडम के बारे में परेशान हूँ। इसकी हालत ज़्यादा तशवीशनाक नहीं है, लेकिन ऑपरेशन से पहले कोई यकीनी बात नहीं कही जा सकती। वैसे खुदा का शुक्र है कि जल्दी में कातिलों का निशाना चूक गया, वरना शाने पर लगने वाली गोली मैडम का भेजा उड़ा सकती थी या फिर दिल में सुराख भी कर सकती थी। क्या मैडम ने वाकई हमलावरों को ललकारा था? वो सिर्फ कहानी है पुलिस रिकॉर्ड के लिए, रहमान साहब ने मध्यम लहजे में कहा। फिर इतराफ़ का जायज़ा लेते हुए बोले, वैसे मेरा ख्याल है कि कातिलाना हमले के वक्त वो जाग भी रही थीं, वरना सोने की सूरत में कातिलों का मकसद ज़्यादा आसानी से हल हो सकता था। क्या मैडम से आपकी कोई गुफ्तगू हुई? नहीं, खून ज़्यादा निकल जाने के सबब वो शदीद बेहोशी का शिकार है। क्या मैडम को खून की ज़रूरत है? डोंट वरी माय डियर, रहमान साहब ने बेतकल्फ़ी से उसका शाना थपका। मैं जानता हूँ कि तुम मैडम की खातिर कुछ भी कर सकते हो। मेरे लिए आप क्या हुक्म है जनाब? इंस्पेक्टर जैदी ने करीब आते हुए रहमान साहब से दरियाफ्त किया। पुलिस पार्टी के पहुंचने के बाद मैडम की ख्वाबगाह को आर्जी तौर पर लॉक करके ताला लगा दिया गया है और 2 मुसल्ले गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। ख्वाबगाह की तलाशी के वक़्त एक अलमारी खुली हुई मिली, जिसमें गालिबन मैडम के कीमती ज़ेवरात भी मौजूद थे। इसका अंदाज़ा पुलिस को इस रात के डब्बों से हुआ जो फ़र्श पर इधर उधर बिखरे हुए थे, लेकिन इनमें से बेशतर खाली थे। ख्वाबगाह में अफरा तफरी के तासरात देखकर यही अंदाज़ा होता है कि कातिलाना हमले के वक़्त मैडम ने मुज़ाहमत भी की थी, लेकिन इन तमाम बातों की असलियत का अंदाज़ा मैडम बर्लास के होश में आने के बाद ही लगाया जा सकता है। क्या तुम समझ रहे हो? यस सर। तुम अब वैसा ही करो जैसा मैंने पहले कहा है, अलबत्ता रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और फिर 8 घंटे के वक्फे से मैडम के VIP रूम पर 2 गार्ड्स की ड्यूटी लगवा दो और सब हमारे एतमाद के आदमी होने चाहिए और बगैर तुम्हारी इजाज़त के मैडम से कोई भी ना मिल सके। आप बिल्कुल मुतमईन रहें जनाब, इनसे मिलो, ये रहमत अली हैं। रहमान साहब ने इंस्पेक्टर जैदी से रहमत अली का तारुफ़ कराते हुए कहा, हमने असल मुजरिमों तक पहुंचने की खातिर जिन अफराद की फ़हरिस्त मुरतब की है, तुम अब इनमें इनका नाम सर फ़हरिस्त भी कर सकते हो। ये मैडम के ख़ास वर्कर हैं और हमारे लिए काबिल एतमाद भी। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, रहमत अली ने इंस्पेक्टर जैदी से हाथ मिलाते हुए रहमान साहब से कहा। ठीक है, आप जाएँ, रहमान साहब ने इंस्पेक्टर जैदी से कहा। फिर इसके जाने के बाद मदम लहजे में बड़ी संजीदगी से बोले, रहमत अली, तुम मेरी एक बात का ख्याल ज़रूर रखना। बात 2 आदमियों के दरमियान से निकल कर किसी तीसरे तक पहुँचे, ये कम अज़ कम मेरे असूल के ख़िलाफ़ है, इसलिए मेरी बातों का कोई ज़िक्र कभी किसी और से न करना। मैं समझा नहीं जनाब, न जाने क्यों, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। रहमान साहब ने इसे पुलिस वालों जैसी नज़रों से घूरा, फिर बोले, मैडम पर जो हमला किया गया है, तुम्हें इसके बारे में क्या कहोगे? मेरा अंदाज़ा है कि ये सब कुछ सोची समझी स्कीम और पुरानी दुश्मनी की वजह से हुआ है, रहमत अली ने संभल कर जवाब दिया। इसे अब यकीन हो गया था कि रहमान साहब इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, इसलिए इसने मोहतात रहकर बात करना ज़्यादा मुनासिब ख्याल किया। क्या तुम किसी दुश्मन से वाकिफ़ हो? सॉरी रहमान साहब, रहमत अली ने इस बार ज़ेरे मुस्कुराते हुए कहा, आप शायद मेरा इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये ख्याल तुम्हें क्यों कर हुआ? अभी आप ही ने अपने एक ज़री असूल का जिक्र किया, 2 की बात किसी तीसरे के इल्म में नहीं आनी चाहिए। वेरी गुड, तुम बहादुर होने के साथ साथ पुरएतमाद और ज़हीन भी हो, रहमान साहब ने संजीदगी बरकरार रखते हुए कहा। तुम जैसे लोग अगर सीधे रास्ते पर चलें तो दुनिया में बड़ा नाम कमा सकते हैं, और अगर उल्टे रास्ते पर चलें तो? रहमत अली ने बेतकल्फ़ी का मुज़ाहरा किया। इसका जवाब मैं तुम्हें वक़्त आने पर दूंगा। रहमान साहब का जवाब मायने खेज़ था। फिर इससे पहले कि रहमत अली कुछ कहता, एक मेल नर्स ने करीब आते हुए रहमान साहब को मुखातिब किया। सर, आपको सर्जन नादिर याद कर रहे हैं, तुम चलो मैं आ रहा हूँ, रहमान साहब ने मेल नर्स से कहा। फिर इसके जाने के बाद जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर रहमत अली को देते हुए बोले, इसमें मेरे घर का पता और फ़ोन नंबर भी है, किसी वक्त फ़ोन करके मुलाकात के वक्त और जगह तय कर लेना, लेकिन यह सब सिर्फ मेरी और तुम्हारी हद तक महदूद रहेगा। और एक बात और जहन नशीन कर लो, मैं जितना रहमदिल हूँ इतना सख्त भी बन सकता हूँ। मैडम का ऑपरेशन किस सर्जन ने किया? रहमत अली ने विजिटिंग कार्ड लेकर जेब में रखते हुए सवाल किया। रहमान साहब की बात पर इस वक्त इसे ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। डॉक्टर नादिर ने। क्यों? रहमान साहब ने कहा।
वो भी मैडम का पुराना वाकिफ़कार है। ओ नो, रहमत अली की ज़ुबान से बेख्तियार निकल गया। फिर इसने तेज़ी से दरियाफ्त किया, क्या ऑपरेशन हो चुका है? तुम यही रुको, मैं डॉक्टर नादिर से मिलकर वापस आता हूँ और खुदा पर भरोसा रखो, दुनिया के हर काम में इसकी कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। रहमान साहब ने इसे हिदायत देकर कदम बढ़ा दिया और रहमत अली को यूँ महसूस रहा था जैसे ज़मीन तेज़ी से इसके पैरों तले खिसक रही है। डॉक्टर नादिर का नाम इसके जहन में सदाए बाज़गश्त बनकर गूंज रहा था। इसके पूरे जिस्म में एक इस तरह भी लहर सी दौड़ रही थी। फिर वो भी कदम उठाता बाहर रहदरी के इस हिस्से की जानिब आ गया जहाँ हमले के दूसरे अफराद जमा थे। मोनिका की सीमत जाते जाते अचानक रहमत अली को गौरी नजर आ गया, जो एक तरफ खड़ा अस्पताल के किसी अमले वाले से बात कर रहा था। रहमत अली के आसाब में तनाव पैदा हो गया। अगर इसके इख्तियार में होता तो इस वक्त गौरी को जहन्नम रसीद कर देता, इसलिए कि वो भी दुश्मनों के गिरोह का एक फ़र्द था। इसके कदम आप या गैर इख्तियारी तौर पर गौरी की जानिब बढ़ते चले गए। गौरी इसे करीब देखकर चौंका था। फिर इसने बड़ी तेज़ी से खुद पर काबू पाते हुए कहा, खुदा का शुक्र है कि मैडम की हालत अब ख़तरे से बाहर है। गोया मुजरिम अपने नापाक मकसद में कामयाब नहीं हो सके। रहमत अली ने गौरी को तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा। हाँ, गौरी ने ढिठाई से जवाब दिया। फिर करीब खड़े हुए फ़र्द की तरफ इशारा करके बोला, ये सर्जन नादिर के साथ काम करते हैं, मिस्टर लाशारी। इनका कहना है कि गोली निकाली जा चुकी है। और रहमत अली ने बदस्तूर गौरी को घूरते हुए सपाट आवाज़ में पूछा, और ये कि मैडम को सुबह तक होश आ जाएगा और हम मैडम की सेहत याबी का जश्न मनाएंगे। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या इस बात का अफसोस नहीं होगा कि हमारे कुछ पुराने साथी इस पार्टी में शिरकत नहीं कर सकेंगे? मैं समझा नहीं। गौरी ने इसे चौंक कर देखा। मैडम की वजह से इस वक्त फौरी तौर पर मेरी अक्ल भी काम नहीं कर रही है। इसके होश में आने के बाद ही जश्न मनाने का प्रोग्राम मुरतब करूँगा। रहमत अली ने बमुश्किल अपने आसाब पर काबू पाते हुए जवाब दिया। फिर नफरत से मुँह फेर कर मोनिका की तरफ चला गया। वो भी किसी पैरा मेडिकल स्टाफ से मैडम के ऑपरेशन के बारे में ही मालूमात हासिल कर रही थी। चीना इस वक्त माज एक निकर और बुनियान में नज़र आ रहा था। इसकी तमाम तवज्जो इस 1.5 फीट की खुदकार राइफल पर थी, जिसे वो खासी देर से बड़े इन्हमाक से साफ़ करने में मसरूफ़ था। वाजिद करीब ही सोफ़े पर बैठा इसे एक टिक घूर रहा था। इसके चेहरे पर पसंदीदगी और नापसंदीदगी के मिले जुले तासरात नज़र आ रहे थे। कुछ देर तक वो खामोशी से चीना को घूरता रहा, फिर उलझ कर कमरे में टहलने लगा। इसकी नज़रें बार बार फ़ोन की जानिब उठ रही थीं। चीना ने एक बार पलट कर वाजिद को देखा। इसके चेहरे पर नज़र आने वाली इस तरह भी कैफियत को देखकर मानी खेज़ अंदाज में मुस्कुराया, फिर दोबारा राइफ़ल की सफाई में मसरूफ़ हो गया। वाजिद खासी देर तक टहलता रहा, फिर वो पलट कर तेज़ी से फ़ोन की सिमत आया और रिसीवर उठाकर किसी का नंबर डायल करने लगा। 30 सेकंड के जानलेवा इंतज़ार के बाद ही दूसरी जानिब से कॉल रिसीव की गई। हेलो, कमाल अहमद स्पीकिंग। मैं वाजिद बोल रहा हूँ, वाजिद ने कहा। मैडम की खैरियत दरियाफ्त करनी थी। क्या मतलब? मैंने चीना को रोका भी था जनाब, वाजिद ने जल्दी से वजाहत की। रवानगी से पहले इसे समझाया भी था कि ठाएँ ठूँ से हत्युल मकान गुरेज किया जाए, लेकिन जिस वक्त हम पिछली खिड़की के ज़रिए ख्वाबगाह में दाखिल हुए, इस वक्त मैडम की आँख किसी खटके से खुल गई थी। इसने बरक रफ्तारी से पलट कर खिड़की की जानिब देखा था, फिर इसका हाथ तकिए की जानिब बढ़ा ही था कि चीना ने पहला फायर कर दिया। गोली गालबन मैडम के शाने में लगी थी। वो कराह कर गिरी, लेकिन दूसरे लम्हे बड़ी बेजिगरी से उठ खड़ी हुई। इसकी आंखों से खून उबल रहा था। मैं इतनी देर में इसे कवर कर चुका था। इसका ऑटोमेटिक रिवॉल्वर भी मैंने तकिए के नीचे से निकाल कर काबू कर लिया था और चीना को आंखों के इशारे से मज़ीद हमाकत से परहेज़ करने की तलकीन भी की थी। फिर कमाल अहमद की सपाट आवाज़ रिसीवर पर उभरी। हमारे खुदकार असला और बाल्डिंग की परवाह किए बगैर ज़ख्मी होने के बावजूद मैडम किसी खून आशाम दरिंदे की माने झपटी थी। खून भुल भुल उसके शाने से निकल कर लिबास को रंगीन कर रहा था। इसके झपटते ही मैंने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली, लेकिन दूसरी बार मैडम को मुकाबले पर आता देखकर चीना के जहन में वही पुरानी फायरिंग करने वाली ख्वाहिश शुरू हो गई और मेरे रोकते रोकते उसने 2 फायर और कर दिए और इस बार गोली मैडम की पिंडली पर लगी और वो लड़खड़ा कर गिरी थी। फिर मुझे वापसी के लिए खिड़की से बाहर छलांग लगाता देखकर ही चीना भी पलट रहा था। मेरा ख्याल है कि अब चीना की इस्लाह की ज़रूरत है। आखिरी जुमला वाजिद ने चीना की तरफ घूरते हुए मानी खेज लहजे में कहा था। तुम्हें मैडम पर हमला करने का हुक्म किसने और कब दिया था? क्या मतलब? वाजिद उछल पड़ा। कल शाम आपने ही तो। नहीं, कमाल अहमद की झिल्लाई हुई आवाज़ उभरी। तुम्हारा दिमाग चल गया है। शायद मैंने तुम्हें इस किस्म का क्या, बल्कि सिरे से कोई फ़ोन ही नहीं किया था। लेकिन वो आवाज़, वो 100% आपकी ही आवाज़ थी जनाब। मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। गाओ दी हो तुम,
ये भी हो सकता है कि किसी ने मेरी आवाज़ बनाकर तुम्हें फंसाने की कोशिश की हो। अगर ऐसा होता तो पुलिस वहाँ पहले से हमारे इस्तकबाल को मौजूद होती, लेकिन हमें किसी ऐसी दुश्मनी का सामना नहीं करना पड़ा। वाजिद ने हैरत से पलकें झपकाते हुए कहा, क्या वाकई आपने फ़ोन नहीं किया था? नहीं, मैं इस किस्म के संगीन मजाक नहीं करता। फिर वो कौन हो सकता है सर? वाजिद ने हाथ मलते हुए पूछा। इसका पता हमें करना होगा, वरना बिग बॉस तुम दोनों को माफ़ नहीं करेगा। मैडम का क्या बना है? डॉक्टरों के बयान के मुताबिक ऑपरेशन कामयाब रहा है, वो ख़तरे से बाहर है। हमारे लिए क्या हुक्म है? फ़िलहाल अपने बंगले तक ही मौजूद रहो, और हाँ, आइंदा से अगर मेरी जानिब से भी कोई हुक्म मिले तो इसकी फ़ोन पर दोबारा तस्दीक किए बगैर किसी इकदाम से गुरेज़ करना। कमाल अहमद की आवाज़ उभरी। वो यकीनन कोई शातिर ही रहा होगा जिसे दूसरों की आवाज़ की नकल करने में महारत होगी। चीना के लिए आपने क्या सोचा है? इसे कहो कि आइंदा अपनी खाल के अंदर ही रहने की कोशिश करे। बिग बॉस इसे 2 बार पहले भी वार्निंग दे चुका है। फिर दूसरी जानिब से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। वाजिद ने भी क्रेडल पर रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर अब उलझन और परेशानी के मिले जुले तासरात नजर आ रहे थे। पेशानी पर उभरने वाली सलवटें इस बात की गुमाजी कर रही थीं कि वह किसी गहरी सोच में गर्क है। सोचते सोचते एक बार इसकी नज़र चीना की तरफ उठी तो इसके खून की हिद्दत और बढ़ गई। चीना राइफल को एक सीमत रख चुका था और अब दोनों हाथ ठोड़ी से टिकाए वाजिद को अजीब मज़हका खेज़ नज़रों से देख रहा था। किसी ने हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश की है। वाजिद ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, कल हमने जिस कॉल पर एक्शन लिया था वो कमाल अहमद ने नहीं की थी, किसी दूसरे शख्स ने हमें बड़ा कामयाब धोखा दिया था। फिर अब क्या हो सकता है? चीना ने इशारों की ज़ुबान में कहा, जो होना था वो तो हो चुका है और अब तुम्हें इसकी ज़्यादा सज़ा भुगतना पड़ेगी। वाजिद तिल मिलाकर बोला, तुमने मैडम पर फायर करके अच्छा नहीं किया। वो ज़िंदा है या मर खप गई? चीना ने लापरवाही से दरियाफ्त किया। ज़िंदा है, मगर इस बार मुझे तुम्हारी खैरियत नज़र नहीं आती। अल्लाह मालिक है, चीना ने छत की तरफ नज़र उठाते हुए जवाब दिया। तुम बिग बॉस की अताब से अभी नावाकिफ़ हो। वाजिद ने इसे समझाने की कोशिश की। मैडम की हैसियत के बारे में मैंने तुम्हें इसलिए पहले से आगाह कर दिया था, लेकिन तुमने फिर वही पुरानी हमाकत का मुजाहरा किया। ठीक उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी और वाजिद ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। यस, इसने बड़ी संजीदगी से माउथ पीस में कहा था। कल के फ़ोन के सिलसिले में परेशान मत हो। दूसरी जानिब से बुर्राई हुई आवाज़ उभरी। मैंने आवाज़ बदल कर तुम्हें आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम बहरहाल धोखे में आ गए। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर। वाजिद ने थूक निगलते हुए तेज़ी से कहा। बिग बॉस की आवाज़ सुनते ही इसकी हालत गैर हो गई थी। ठीक है, आइंदा मुहतात रहना, वरना कोई दूसरा भी हमारी हमाकत से फ़ायदा उठा सकता है। इस बार माफ़ कर दीजिए सर, आइंदा मैं। डरो नहीं, दूसरी जानिब से सपाट लहजे में कहा गया। तुमने जो कुछ किया वो मेरी हिदायत पर ही किया, लेकिन आइंदा के लिए एक कोड जहन नशीन कर लो। अहकामात मेरी जानिब से मिले या कमाल की जानिब से, कोड 009 का हवाला ज़रूर होगा। मैं समझ गया सर। चीना ने कल फिर अपनी हमाकत का सबूत दिया है। इस बार करख्त आवाज़ में जवाब मिला। इसकी किस्मत अच्छी है, मैडम बच गई, वरना इसे भी मैडम के साथ ही आखिरत के सफ़र पर रवाना होना पड़ता। मैं इसे तीसरी और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इसे मेरे हुक्म से आगाह कर देना। राइट सर, आइंदा के लिए तुम्हें भी आँख और कान खुले रखने होंगे। मैं मोहतात रहूँगा जनाब। फिर दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म होने के बाद ही वाजिद ने इत्मीनान का एक लंबा सांस लिया था। अंदाज़ ऐसा था जैसे मौत के मुँह में जाते जाते बाल बाल बचा हो। चीना खामोश बैठा इसके चेहरे के बदलते तासरात को देख रहा था। एसपी रहमान के कहने पर मैडम ने वही बयान दिया जिसका जिक्र वो पहले कर चुका था। इस वारदात को महज काम चोरी के केस के रंग में पेश किया गया, हालांकि हकीकत इसके बरक्स थी। इंस्पेक्टर जैदी अपना बयान ले चुका तो एसपी रहमान ने मैडम से कहा, मैं आपको एक नई ज़िंदगी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, मैडम ने मध्यम आवाज़ में कहा। वो इस वक्त अपने वीआईपी रूम के बिस्तर पर दराज थीं। कमरे में मोनिका और रहमत अली भी मौजूद थे, जिन्हें मैडम ने इसरार करके अंदर तलब कर लिया था। मेरा ख्याल है कि अभी हमारी तफसीली मुलाकात बाकी रह गई है। रहमान साहब ने किनखियों से मोनिका और रहमत अली की जानिब देखते हुए कहा, मुझे मौजूदा केस में आपसे कुछ अहम गुफ्तगू भी करनी है। रहमत अली और मोनिका दोनों ही मेरे ख़ास आदमी हैं, मैडम बोली। आप चाहें तो इनकी मौजूदगी में भी बात कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हम दोनों बाहर इंतज़ार किए लेते हैं, रहमत अली ने जल्दी से कहा। फिर मोनिका के साथ उठकर बाहर आ गया। मुझे कुछ सोच समझ कर ही इस केस को चोरी की एक मामूली वारदात का रंग देना पड़ा है, रहमान साहब ने कहा। दरअसल मैं चाहता हूँ कि मुजरिम इसी गलतफहमी में मुब्तला रहें कि पुलिस गलत खतूत पर सोच रही है। हो सकता है आपका ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन क्या?
मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने मुझ पर कातिलाना हमला किया था, इनका मकसद जान से मारना नहीं था। फिर हो सकता है कि मुझे बेदार होता देखकर राह फरार इख्तियार करने के लिए इन्हें मजबूरन फायरिंग करनी पड़ी हो। आप यकीन से किस तरह कह सकती हैं? रहमान साहब, मैडम ने संजीदगी से कहा, हम एक दूसरे के पुराने शनासा और दोस्त भी हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम खुलकर गुफ्तगू करें, लेकिन इस शर्त पर कि हमारी बातें सिर्फ हमारी हदूद तक महदूद रहें। मैं भी यही चाहता हूँ। दरअसल जिस वक्त वो दोनों अफराद जो नकाब में चेहरा छुपाए हुए थे मेरी ख्वाबगाह में दाखिल हुए, मैं कच्ची नींद की कैफियत से दो चार थी। वो एक हल्की सी आहट ही थी जिसने मुझे हड़बड़ा कर उठने पर मजबूर कर दिया। फौरी तौर पर इन वारिदों को देखकर मेरा नफ्सियाती रद्द-ए-अमल यही हुआ कि मेरा हाथ तकिए की सिमत बढ़ा जिसके नीचे मेरा भरा हुआ रिवॉल्वर मौजूद था। ऐसी सूरत में वही सब कुछ होना था जो हुआ। अगर हमलावर मुझ पर फायर न करते और मैं अपना पिस्तौल निकालने में कामयाब हो जाती तो मैं उन दोनों का खात्मा कर देती। फिर क्या वो किसी और मकसद से आए थे? यकीनन, मैडम ने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। अगर इनका इरादा सिर्फ मुझे हलाक करना होता तो वो बासानी मुझे मौत के घाट उतार सकते थे। इतनी क्लोज रेंज से तो कोई अनाड़ी भी गोली मार सकता है, जबकि वो दोनों बाकायदा किसी जराइम पेशा ग्रोह के फ़र्द लग रहे थे। इनकी आमद का और क्या मकसद था? एसपी रहमान ने कहा, मेरा मकसद है कि क्या वो किसी अहम दस्तावेज़ की खातिर आए थे या फिर इन्हें किसी दूसरी ऐसी मखसूस शय की तलाश थी जो आप ख्वाबगाह में रखने की आदी हैं। ये भी मुमकिन है कि वो मुझे अगवा करने के इरादे से आए हों। अगवा? रहमान साहब ने हैरत का इजहार किया। क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे इस उम्र में अगवा नहीं किया जा सकता? मैडम ने मुस्कुरा कर कहा, अगवा करने से इन्हें क्या हासिल हो सकता था? जवाब में एसपी रहमान के होंठों पर भी मुस्कुराहट उभर आई। बहुत कुछ। मैडम ने दोबारा संजीदगी इख्तियार कर ली। मसलन ये कि वो मुझसे मेरी वापसी का तावान भी वसूल कर सकते थे, या ये भी मुमकिन है कि उन्होंने किसी और के इशारे पर वो इकदाम किया हो। और कौन? रहमान साहब ने चौंकते हुए दरियाफ्त किया। मेरे हरीफ, मैडम बोली। हो सकता है वो मुझे बिज़नेस में अपने रास्ते से हटाना चाहते हों या फिर मुझे बदनाम करके मेरी साख ख़राब करने के ख्वाहिशमंद हों। तिजारत में अक्सर ऐसा भी होता है, और ख़ास तौर पर मुकाबले पर जब मुझे ऐसी सिरफिरी औरत मौजूद हो। आपका शुबा किन अफराद पर है? मुझे सोचना पड़ेगा। अभी मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकती। क्या आप इन दोनों नकाबपोशों के बारे में कोई ऐसी तफसील बता सकती हैं जो पुलिस की कार्रवाई में करामत साबित हो सके? जो कुछ हुआ इस कदर जल्दी में हुआ और इस कदर खिलाफ तवक्का हुआ कि मैं इन बातों पर गौर नहीं कर सकी। फिर इनके चेहरे चूँकि नकाब में रोपोज थे, इसलिए मैं ठीक तौर पर उन्हें देख भी नहीं सकी। और कोई ख़ास बात? फ़िलहाल मैं आप लोगों के रहमो करम पर हूँ। एक दरख्वास्त और है। दरख्वास्त नहीं, आप हुक्म दे रहमान साहब, मैडम बोली। एक दोस्त की हैसियत से भी मैं हर तरह से आपसे ताउन करने पर आमादा हूँ। हो सकता है मौजूदा केस में मुझे रहमत अली के ताउन की ज़रूरत पेश आए। रहमान साहब ने पहलू बदल कर कहा, वो चूँकि आपका दस्ते रास्त है, इसलिए मैं एक एसपी की हैसियत से भी। मैं आपका मतलब समझ रही हूँ, मैडम ने कहा। आप मुतमईन रहें, रहमत अली हर वक्त हर ताउन के लिए आमादा होगा। मैं इसे आपके सिलसिले में बतौर ख़ास हिदायत कर दूँगी। एक बार फिर नई ज़िंदगी की मुबारकबाद, रहमान साहब ने उठते हुए कहा। फिर मुस्कुरा कर बोले, मुझे यकीन है कि जश्न सेहत के सिलसिले में कोई पुरतकल्लुफ़ दावत का अहतमाम भी ज़रूर किया जाएगा। जश्न सेहत के अलावा भी गरीब खाना हाजिर है, आप जब चाहें दावत का अहतमाम किया जा सकता है। शुक्रिया। रहमान साहब के जाने के बाद मैडम ने रहमत अली और मोनिका को दोबारा अंदर तलब कर लिया। मोनिका को दफ्तर से मुतल्लिक ज़रूरी हिदायत दी। फिर इन लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया जो फ़र्म से मुतल्लिक थे और अयादत के लिए आए थे। तकरीबन 25 मिनट तक मिजाज पुरसी का सिलसिला जारी रहा। फिर मैडम की हिदायत पर ड्यूटी नर्स ने लोगों को ये कहकर रुख्सत कर दिया कि मरीज़ा चूँकि नकाहत महसूस कर रही हैं, इसलिए वो दोबारा किसी और वक्त ज़हमत करें। कमरे में रहमत अली अकेला रह गया तो इसने मैडम से कहा, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? कमज़ोरी है, 1-2 दिन में जाती रहेगी। एसपी रहमान साहब से क्या गुफ्तगू रही? वो हमलावरों के बारे में दरियाफ्त कर रहे थे और तुम्हारे ताउन की दरख्वास्त बतौर ख़ास कर रहे थे। मेरा ताउन? रहमत अली ने हैरत से कहा। हमला आप पर हुआ और वो ताउन मेरा चाहते हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई। रहमान साहब के बारे में ख़ास बात यह है कि वो पुलिस के आला अफसर होने से ज़्यादा एक दोस्त भी हैं। इनका जिक्र मैं तुमसे पहले भी कर चुकी हूँ, मैडम बोली। मैंने इन्हें यही बता रखा है कि तुम मेरे दस्ते रास्त हो और इस रिश्ते से वो तुम्हारा ताउन चाहते हैं।